Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic that is endocrine system अंतःस्रावी तंत्र। मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, नलिका युक्त तथा नलिका विहीन। नलिका विहीन ग्रंथियां ही अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां वे नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से स्रावित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। लार ग्रंथियां, आंसुबली ग्रंथियां, यकृत इत्यादि नलिका युक्त हैं। नलिका युक्त ग्रंथियों को बहिर्स्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियों में कोई नलिकाएं नहीं होती हैं, बल्कि इन ग्रंथियों के चारों ओर रक्त केशिकाओं का घना छायादार वृक्ष के सदृश जाल बिछा रहता है, जिनके माध्यम से ये स्रावी पदार्थ सीधे रक्त में डाले जाते हैं। यहाँ से ये स्रावी पदार्थ रक्त परिसंचरण के दौरान अंग विशेष तथा अंग तंत्रों में जाकर अपना कार्य करते हैं तथा नियमन करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावी पदार्थ निकलते हैं उन्हें हार्मोन कहते हैं। हार्मोन रासायनिक यौगिक होते हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक नियामक भी कहा जाता है। कुछ हार्मोन्स तंत्रिकाओं के साथ भी शरीर की अधिकांश क्रियाओं का नियमन करते हैं। इस प्रकार के नियम को तंत्रिकीय अंतःस्रावी नियमन भी कहते हैं। हार्मोन्स रासायनिक रूप से पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड्स, अमीन्स, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स होते हैं। अब लेते हैं विशेषताएं। हार्मोन्स की विशेषताएं। हार्मोन्स अल्प मात्रा में भी कार्यशील होता है। हार्मोन्स का संश्लेषण एवं संग्रह अपनी ही ग्रंथियों में होता है तथा क्रिया करने के तुरंत बाद इसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है तथा इनका विनाश हो जाता है। अपवाद स्वरूप पश्च पीयूष हार्मोन्स का संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है और संग्रह पश्च पीयूष यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। हार्मोन नियमन का कार्य करते हैं। अब आता है शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है। पहली पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। लैगरहैंस की द्वीपिकाएँ यानी आइसलेट्स ऑफ लैगरहैंस। यौन ग्रंथियाँ जिन्हें गोनाड्स बोलते हैं, और थाइमस ग्रंथि यानी थाइमस ग्लैंड। ये 7 तरह की ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती है। अब एक एक करके हम इनको लेते हैं। आज हम पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस सेरेब्री ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि कपाल की फर्श पर सेला टर्सिका में अवस्थित होती है। इसका आकार सेम के बीज के जैसा होता है। इसकी संरचना काफ़ी जटिल होती है और यह 3 भागों में बटी होती है। पहला भाग इसका अग्र पीयूष, जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। मध्य पिंड इंटरमीडिएट लोब कहलाता है और पश्च पीयूष, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि वह स्वयं शारीरिक क्रियाओं के नियमन के बावजूद कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यविधि का भी नियमन करती है। अगर लक्ष्य ग्रंथि अधिक हार्मोन स्रावित करती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन कम मात्रा में निकालता है। इस प्रकार यह विभिन्न अंगों में हार्मोन का संतुलन भी बनाए रखता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई ग्रंथि कम मात्रा में हार्मोन का स्रावित करती है तो पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है और हार्मोन की कमी को दूर करता है और संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को बनाए रखती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है तथा हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा की रानी यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। अब इसके तीनों भागों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है अग्र पीयूष। अग्र पीयूष सबसे बड़ा पिंड होता है। इसकी कोशिकाएं अंडाकार या बहुभुजीय होती हैं। ये कोशिकाएं भिन्न भिन्न श्रेणी के हार्मोन्स का स्रावन करती है। मुख्यतः अग्र पीयूष ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, यानी अग्र पीयूष जो भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एसिडोफिलिक सेल्स, बेसोफिलिक सेल्स और न्यूट्रोफिलिक सेल्स। अब इन सेल्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं। उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एसिडोफिलिक सेल्स, ये कोशिकाएं अम्लीय रंगों में रंग जाती हैं। ये सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन तथा प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। बच्चों, आपको ये जो हार्मोन्स के नाम हैं ये लिख कर याद करने चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से बोलने में और याद करने में थोड़े से डिफ़िकल्ट रहते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद करें। बेसोफिलिक सेल्स यानी कोशिकाएं,
ये कोशिकाएं क्षारीय रंगों द्वारा अभिरंजित हो जाती हैं। इसके द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी LH तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FS का स्रावन होता है। न्यूट्रोफिलिक कोशिकाएं जो हैं, इनकी कोशिकाएं किसी भी प्रकार के रंगों से अभिरंजित नहीं होती हैं तथा उदासीन रहती हैं। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH तथा एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACSH का भी स्रावन इन्हीं कोशिकाओं द्वारा होता है। अग्रपीयूष की कोशिकाएं हार्मोन स्रावित करती हैं जो भी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है वृद्धि हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो कि एसिडोफिलिक सेल्स द्वारा स्रावित होते हैं के बारे में। वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण एडिनोहाइफोसाइस के द्वारा होता है। ये हार्मोन अस्थियों, मांसपेशियों तथा अन्य अंगों की वृद्धि करते हैं, इसीलिए इनको ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है। कभी कभी स्थानीय वृद्धि भी दिखाई देती है, जिससे कपाल, जड़, जबड़े तथा अस्थियों की लंबाई अपने अनुपात से अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाती है। इसके अधिक स्रावन से किशोरों में भीमकाय शरीर, जिसे जायगेटिज्म की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अस्थियों की अत्यधिक वृद्धि के कारण व्यक्ति काफ़ी लंबा 7-8 फीट का हो जाता है। हड्डियां मोटी व बेशक्ल हो जाती है। भीमकाय से पीड़ित व्यक्ति का आधारीय चयापचय दर बढ़ जाता है। शरीर से अधिक पसीना निकलता है। ऐसे व्यक्ति को ग्लाइकोज यूरिया और हाइपरग्लाइसेमिया नामक बीमारी भी हो जाती है। वृद्धि हार्मोन के अतिरिक्त स्राव से कभी कभी भीमकायता कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही होता है, जैसे केवल कपाट, जबड़ा, उदर शाखा की लंबाई इत्यादि। इसे एक्रोमिगैली कहते हैं। वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावन से व्यक्ति में बौनापन आ जाएगा। हड्डियां, मांसपेशियां, संयोजियों तक अन्य अंगों का विकास नहीं हो पाता है। हाथ और पैर के कद में छोटे रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति यौन संबंधी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनका शिकार रहते हैं। प्रजनन अंग ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। फलतः व्यक्ति में पुरुषत्व एवं स्त्री में नारीत्व का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। तो यह वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अल्प और अधिक दोनों ही स्राव अवस्था जो है वो सही नहीं होती है, जो कि भीमकाय और बोनापन नामक जो डिसऑर्डर्स हैं हमारे शरीर में दे जाती हैं। फिर आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का संश्लेषण एडिनोहाइफोसिस के द्वारा ही होता है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास और क्रिया को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन तथा ट्राइआयोडोथायरॉक्सिन का निस्रावन होता है, जो पोषण में सहायता करता है। तीसरा आता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH बोलते हैं इसको। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के क्रोमोफोब कोशिकाओं से स्रावित होते हैं और स्टेरॉइड की श्रेणी में आते हैं। ये हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को उत्तेजित करते हैं, जिससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल तथा स्टेरॉइड का सांद्रण कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन GTH, यह हार्मोन अग्र पीयूष भाग से ही निकलता है तथा जननेंद्रियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं जो स्त्री तथा पुरुष में पाए जाते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। पहले लेते हैं हम इसमें गोनेडोट्रॉफिक में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन स्त्रियों के अंडाशय में अंडजनन का नियमन करता है। इसी हार्मोन के स्राव से ग्राफियन पुट्टिका की वृद्धि तथा विकास होता है। ग्राफियन पुट्टिका से ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है, जो प्रजनन अंगों तथा लैंगिक लक्षणों का नियमन करते हैं। पुरुष के वृषण में यह हार्मोन शुक्र जनन का नियमन करता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु बनते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये हमारे स्त्री और पुरुष के जो अंडजनन और शुक्राणु जनन क्रिया है उसको नियमित करते हैं। फिर आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन के द्वारा भी जनन क्रिया का नियमन होता है। यह स्त्रियों के पीत पिंड को प्रभावित करता है। पीत पिंड, जिसे कॉर्पस ल्यूटम भी बोलते हैं, से प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन प्रेगनेंसी के यानी गर्भता के लिए, गर्भ के विकास के लिए आवश्यक होता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पुरुष के वृषण को प्रभावित करता है। पुरुष में इस हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ICSH। यह वृषण की इंटरस्टिशियल या लेडिक कोशिकाओं का द्वारा एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। एंड्रोजन हार्मोन पुरुष में सहायक प्रजनन अंगों तथा लैंगिक विकासों का नियमन करता है।
अब आता है पांचवा, लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। यह हार्मोन शिशु जन्म के पश्चात स्तन में दूध की उत्पत्ति को बढ़ाता है। इसी हार्मोन के सक्रिय होने से दुग्ध पिलाने वाली माता में दूध का निर्माण होता है, जिससे शिशु का पोषण होता है। अब आता है, ये था अग्र पीयूष के बारे में, जिसके अंदर 3 तरह की कोशिकाओं को देखा और उनमें पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें वृद्धि हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिको हार्मोन, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन और लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन्स निम्न के बारे में हमने जाना। अब हम लेते हैं मध्य पिंड, जो कि बीच का भाग है पीयूष ग्रंथि के। पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड को भी एडिनोफाइसिस कहा जाता है। यह अत्यंत ही छोटा होता है तथा पीयूष ग्रंथि के अग्र एवं पश्च पिंड के बीच में अवस्थित होता है। इस पिंड की कोशिकाएं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन करती है, जो त्वचा में स्थित मेलानोफोर्स के वर्णकों की गतिविधियों का नियमन करते हैं। अब आता है पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि को न्यूरो हाइफोसाइस भी कहते हैं। यह तंत्रिकीय ऊतक का बना होता है। इसमें पिट्यूसाइट्स नामक कोशिकाएं तथा न्यूरोसेक्रेटरी केंद्र के न्यूरॉन्स के अक्ष स्थित होते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि में किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्रावन तो नहीं होता है, बल्कि इसमें हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन्स का संग्रह तथा मुक्ति यानी रिलीज होता है, यानी हार्मोन्स इसमें स्टोर होते हैं और यहीं से रिलीज होते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि में हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम भी द्वारा हार्मोन्स लाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्टोरेज होता है, वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन। पहले हम पढ़ लेते हैं वैसोप्रेसिन। इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन पॉलीपेप्टाइड प्रकृति के होते हैं। इसके मुख्यतः 2 कार्य हैं, एक तो रक्तचाप को बढ़ाना तथा दूसरा सोडियम आयन का रिटेंशन करना, जिससे पेशाब की मात्रा में कमी हो जाती है तथा वृक्कों द्वारा जल के पुनर्अवशोषण करने की क्रिया का नियमन होता है और हमारे शरीर में सोडियम और जल दोनों की कमी की पूर्ति हो जाती है। फिर आता है, ये तो वैसोप्रेसिन का था, अब है ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है तथा प्रसव के बाद रक्तस्राव को कम करने में मदद करता है। यह स्तनों में स्थित दूध को स्तन से बाहर निकालने की क्रिया को उत्तेजित करता है। यानी जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो गर्भाशय के लिए ज़रूरी है तथा प्रसव प्रक्रिया के बाद के रक्तस्राव को कम करने में सहायक होता है। साथ ही साथ स्तनों से दूध को बाहर निकालने की क्रिया को भी प्रभावित करता है। तो ये थे हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, के बारे में, जिसके अग्रभाग, मध्य पिंड और पश्च पीयूष भाग के बारे में अभी हमने जाना। उनमें निकलने वाले, स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना। आज के इस कंटेंट में इतना ही, बाकी हम दूसरे कंटेंट में देखेंगे। धन्यवाद।